आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएचटी, पीएचडी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और जैसा कि साथियों जानते हैं, इससे पूर्व काव्य शास्त्र के 2 वीडियो और आप लोगों ने देखे होंगे और आगे आज 180 प्रश्नों तक हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं हल। तो आज की इस पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 120 है कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है, इसका आपको जवाब बताना है। एनवीएस पीजीटी 2014 का पूछा गया प्रश्न है और जवाब में अगर आपने व्यंग्यार्थ चुना तो डी विकल्प साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 121 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी लक्षणा तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, यहां पर इसका लक्ष्यार्थ होगा, यहाँ गीदड़ और सिंह ये दोनों लक्ष्यार्थ लेकर के ही आप इस वाक्य का अर्थ निकालेंगे। यानी सिंह की तरह ताकतवर पुरुष जब युद्ध के क्षेत्र में उतरा तो शेर की भांति, गीदड़ की भांति के लोग जो थे, डरपोक किस्म के लोग थे, वे वहां से भाग खड़े हुए। तो यह लक्षणा शब्द शक्ति है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 122 है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चयनित किया होगा 4, तो बिल्कुल राइट आंसर है बी विकल्प। इसमें जो आपके तत्सम, तद्भव, देशज और आगत या विदेशी शब्द 4 प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। अगला प्रश्न है कि मुख्यार्थ रहित दोषों काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने आचार्य मम्मट चुना होगा। ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाय धर्म कर्ता रो धर्मा गुणा, काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है। तो काव्य शोभाया कर्ता रो धर्मा गुणा, यह काव्य गुण की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं आचार्य वामन। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें अगर आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके समासबद्ध पदों से युक्त विविध प्रकार, विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न जो रचना होती है वह ओज गुण से संपन्न रचना होती है, यह भरत मुनि द्वारा दिया गया है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा अप्रयुक्त दोष। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया आचार्य क्षेमेंद्र को तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभाव अनुभाव विवेक विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उक्त रस सूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है। तो जवाब हो जाएगा नाट्य शास्त्र। बी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी रति को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप।
अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प सी आचार्य शंकुक ने, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। रस संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी भरत मुनि को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रस सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो रस सिद्धांत इसमें डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। केवीएस पीएचडी हिंदी 2017 का पूछा गया प्रश्न है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। और साथियों सारे ही प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का यह अद्भुत संकलन है, तो इनका अवलोकन आप लोग ध्यानपूर्वक करते रहिए। और प्रश्न संख्या 134 है कि कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया वीर रस, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। यह भी पीएचडी हिंदी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इस छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं, और छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य आपने पिंगल मुनि को माना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें से आप जानते हैं कि दोहा, चौपाई और रोला मात्रिक छंद हैं, तो विकल्प इसमें सवैया सी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वर्णिक छंदों में विचार किसका होता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है साथियों, इसमें जो है वर्णों से ही गणना की जाती है, और विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। तो है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, तो यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि या लकुटी अरुका मरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, इसमें प्रयुक्त छंद आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके सवैया चुना होगा। बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी छंद है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके वर्णिक छंद विकल्प बी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब के साथ। पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प सी को उपेंद्र वज्रा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्त के विरोधी आचार्य इसमें से कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो वक्रोक्त के विरोधी आचार्य इसमें आचार्य विश्वनाथ हैं, डी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंदों में गणों का प्रकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 8 चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। या माता राजभान शलगा सूत्र होता है इसका, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है। तो मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद बड़ा चर्चित है, अक्सर पूछा जाता है, और आपने ए, बी, डी को छोड़ करके सोरठा चुना, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अवधि का निजी छंद कौन सा है। अवधि का निजी छंद अगर आपने विकल्प सी, विकल्प डी और विकल्प बी को छोड़ करके बरवय को चुना है, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों,
फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा छंद सोरठा का विपरीत है? अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कि सोरठा का विपरीत छंद कौन सा होता है, तो दोहा का अगर विपरीत छंद देखा जाए तो वह सोरठा होता है। तो इसमें से विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? और डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में आप जानते हैं कि मात्राएं होती हैं 16, और सी विकल्प का उत्तर देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 148 है, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद कौन सा होता है? प्रश्न संख्या 148 का सही जवाब अगर आपने दिया है 12, 7, 19, बी विकल्प के साथ बरवे बिल्कुल सही जवाब। 12-12 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय चरण में, बरवे छंद का उदाहरण है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनुष्टुप क्या है? तो यह एक प्रकार का छंद है भैया, ए विकल्प के साथ आप राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद होता है? इसका आपको जवाब बताना है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया होगा। विकल्प रोला, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। रोला विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं वेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें आपको फटाफट आंसर ट्रिक कर दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं वेर। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर बनेगा दोहा, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि मंगल भवन या मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके चौपाई चुना होगा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नतियां हैं सब उन्नति को मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की शूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने दोहा चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सरसी छंद में होती है, बड़ा ही चर्चित प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो सरसी छंद में 27 मात्राएं होती हैं, 16-11 परयति होती है, और अंत में गुरु एवं लघु होता है। डी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? और जवाब में अगर आपने चुन लिया है सोरठा को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बी विकल्प इसका चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि छप्पे में होते हैं, फटाफट उत्तर करिए। छप्पे में जो है 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया ए तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला छंद है, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? प्रश्न संख्या 158 का हल करना है आपको, फटाफट उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी
कुंडलियां होता है, तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस छंद के 4 से अधिक चरण होते हैं, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने छप्पे चुना है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 12 और 7 की यत् से कुल 19 मात्राएं होती हैं, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 12वें चुना, अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे 12-12 पर और 7-7 पर, तो यह जो है 12वें होगा, डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवध शिला का उर पर था गुरुभार, अतिल तिल काट रही थी दृग जलधार, इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 12वें चुना तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है, तो मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ, लघु और गुरु। अगला प्रश्न है कि केवल मात्रिक छंद इस विकल्प में जहां है उसका आपको चयन करना है, तो मात्रिक छंद वाला विकल्प इसमें चौपाई, दोहा और रोला, विकल्प सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है, तो दोहा, रोला और चौपाई सारे ही मात्रिक छंद के उदाहरण हैं, विकल्प आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया मात्रिक छंद कौन सा नहीं है, तो इसमें रोला, दोहा और हर गीत का मात्रिक छंद है, मंद्रा, कांता वर्णिक छंद का उदाहरण है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्तियों में कौन सा छंद है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए, सी और डी को छोड़ करके हर गीत का विकल्प बी का चयन किया तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 167 का राइट आंसर विकल्प डी श्लेष अलंकार होगा, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार बनेगा आपका अनुप्रास अलंकार, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प सी लाटा अनुप्रास तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग वा खाए बौराए, इसमें अलंकार आपको बताना है, तो दोनों ही कनक के अलग अलग होंगे और आवृत्ति हुई है शब्द की यमक के साथ अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अजं तरौना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग में कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प स्लेश ए को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी उत्प्रेक्षा को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। इसमें झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, अब मानो जल बरस रहे हो श्यामन घन काले, क्योंकि इसमें जन जानो मन मानो शब्द से ही तुरंत उत्प्रेक्षा लगा दीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, अतु मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, उपयुक्त दोहे में अलंकार आपको बताना है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका अलंकार बनेगा, यहाँ उर्वशी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और
अर्थ अलग अलग हैं। विकल्प ए के साथ आप गए, यमक का उदाहरण बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, अब के कवि खद्दोत समझाता करें प्रकाश। तो इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। और यहाँ पर अगर आपने यमक अलंकार चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर तर बहु छाए, जो के कुल सो जल पर मन हित मन हूँ सुहाए। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका वृत्ति अनुप्रास होगा, विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर दूसरी पंक्ति जो आपकी है, इसमें उत्प्रेक्षा भी बनेगा, मनहु सुहाए, झूके कुलसो जल पर मन हित मनहु सुहाए। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा है और इस पंक्ति में आपका जो है वृत्त्यानुप्रास है।